हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं PT 365 विजन अपडेटेड क्लासरूम मटेरियल जो है ये सेकंड है। आई थिंक जल्दी ये लोग थर्ड निकाल देंगे जो इनका जुलाई से लेके अगस्त तक का होगा। तो लास्ट हमने लेक्चर में जो कवर करा था एनवायरनमेंट से हमने स्टार्ट करा था और एनवायरनमेंट का मोस्टली हमने कवर कर लिया था जो पार्ट था हमारा। तो आप देख सकते हो हमने 4.4.6 तक कंप्लीट कर लिया था एनवायरनमेंट का, जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट लास्ट लेक्चर में पूरा ख़त्म कर दिया था। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कंप्लीट कर दे ज्योग्राफी और जितने भी रिपोर्ट्स हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो ज्योग्राफी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहली न्यूज़ है, ग्लेशियर लेक एटलस ऑफ गंगा रिवर बेसिन। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज़ करा है एक एटलस जो कि ग्लेशियर लेक की बात करता है, जो पार्ट है गंगा रिवर बेसिन का। इसमें जो एटलस है वो लाया जाएगा नेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट के अंडर। और इस प्रेजेंट स्टडी में ग्लेशियर लेक जिसका वाटर स्प्रेड है 0.25 हेक्टर से वो मैप हुआ है यूजिंग रिसोर्स सैट 2 सैटेलाइट डेटा। गंगा रिवर बेसिन के बारे में सभी को पता होगा, लेकिन जो पहली बार देख रहा है उसको समझना चाहिए कि गंगा रिवर बेसिन जो है सेंट्रल हिमालयन से है, इंडिया, नेपाल, तिब्बत और बांग्लादेश। ये कंटेन करता है 9 आउट ऑफ 14 हाईएस्ट पीक जो वर्ल्ड में है, ओवर 8000 मीटर्स हाइट। इसमें माउंट एवरेस्ट भी आता है। इसके अलावा जो पीक्स है 8000 मीटर्स की वो बेसिन में है, जैसे कंचनजंगा हो गया, लाहौत्सो हो गया, मकालू हो गया और ये हो गया धौलागिरी होगी आपका, बड़े सारे इसमें आते हैं। फिर इस एटलस में जो गंगा रिवर बेसिन है वो डिवाइडेड है 11 सब बेसिन में, जो कि रेफर करते हैं बेसिस ऑफ कॉन्फ्लुएंस होता है मेजर रिवर्स का। जैसे यमुना होगी वो ज्वाइन करती है ऑन द राइट, जहाँ पे रिवर शारदा भी है, गंगारा, घंटक, कोसी, ये सारी रिवर्स लेफ्ट में ज्वाइन करती हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो क्लाइमेट है गंगा का रिवर बेसिन का वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल से टेम्परेट तक रहती है और सब ह्यूमिड तक रहती है प्लेन्स में। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेल्स ऑफ सब बेसिन जो गंगा की है। बागमती है जिसका एरिया 7000 के आसपास है, गंटक है 36,000, फिर गंगारा है 53,000 किलोमीटर्स का एरिया है, और कमला 6000, कोसी 59,000, लोअर गंगा 6000, रामगंगा 11,400 समथिंग, राप्ती 11,000 के आसपास, शारदा 17,000, अपर गंगा 25,000 और यमुना 11,000। तो टोटल 2 लाख के आसपास का बैठ जाता है ये। एरिया परसेंटेज आप देख सकते हो पॉज करके। बेसिन जो है आपका मैप पे भी है, आप हिमालय से देख सकते हो, यमुना, अपर गंगा, रामगंगा, शारदा, गंगरा, राप्ती, आपका गंटक, बागमती, कमला, कोशी और लोअर गंगा। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है कि यहाँ पे नेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट जो है नया ये एटलस निकाला है। तो ये है क्या? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आते हैं और इनका एम है कि इम्प्रूव करते हैं एक्सटेंड क्वालिटी एक्सेसिबिलिटी वाटर रिसोर्स का, इंफॉर्मेशन का, और बढ़ावा करते हैं आपकी टारगेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंडिया में। NHP के अंडर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है जो इसरो का है, कैरी आउट करते हैं हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़ जो सैटेलाइट डेटा जियो स्पाशल टेक्निक यूज़ करते हैं। ये पार्ट है ग्लेशियर लेक इन्वेंट्री का, प्रायोरिटाइजेशन फॉर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क, स्टिमुलेशन होता है GLOF का, और सिलेक्शन लेक्स जो है ली जाती है एंटायर कैचमेंट का इंडियन हिमालयन रिवर्स के लिए, कवर करती है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। इसके अलावा जो ग्लेशियर लेक है वो डिफाइंड है एज अ वाटर मास एग्जिस्टिंग जो सफिशिएंट अमाउंट पे है, एक्सटेंड करता है फ्री सरफेस जो अंडर बिसाइड में रहता है और इन द फ्रंट ऑफ ग्लेशियर रहता है, ओरिजिनेट होता है ग्लेशियर एक्टिविटी से, रिट्रीट करता है प्रोसेस जो ग्लेशियर का है। ग्लेशियर रिट्रीट जो है फॉर्म करता है ग्लेशियर लेक्स का, जो कि बड़ी सारी चीज़ें लेता है, आइस डैम जैसी चीज़ लेता है। इसके अलावा जो डैमिंग मटेरियल है वो वीक होता है और ब्रीच हो सकता है अगर कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स आते हैं या कोई आउटबर्स्ट होता है फ्लड का, जिसको GLOF भी बोला जाता है। इसके अलावा की फाइंडिंग की बात करें तो जो प्रोसेस है लेक फॉर्मेशन का और लोकेशन का या डैमिंग मटेरियल का, ग्लेशियर लेक्स जो है आइडेंटिफाइड होते हैं 9 टाइप्स पे, जिसमें 4 कैटेगरीज में डिवाइड है।
मोरिन डैम्ड होता है, जो ड्यूरेशन पीरियड होता है उसका ग्लेशियर पीरियड का वो मोरिन से होता है। आइस डैम्ड होता है जहाँ पे ड्रेनेज ब्लॉक कराया जाता है ग्लेशियर के थ्रू, और एडवांस जो है इसका थिक हो जाता है। ग्लेशियर इरोजन अदर ग्लेशियर लेक्स, टोटल जो है 4707 ग्लेशियर लेक है जो मैप्ड है। लेक जिसकी 5 से कम हेक्टेयर साइज में वो 3675 है, जिसमें 14.28% है, कंट्रीब्यूट करते हैं 76.87% टोटल लेक एरिया का। इसके अलावा मोर देन हाफ ऑफ लेक जो है सिचुएटेड है अर्थ को एक सॉरी और जिनका एल्टीट्यूड जो है 5000 से ज़्यादा हो, और ये डोमिनेट होते हैं आपका अदर मोराइन डैम लेक टाइप। जितने भी 11 सब बेसन है वो 6 सबमेशन कंटेन है जिसमें ग्लेशियर लेक आता है, जो प्रीडोमिनेट डिस्ट्रीब्यूट है कोशी सब बेसन पे, और ये घांगारा सब बेसन में रहते हैं। मिनिमम जो नंबर ऑफ ग्लेशियर लेक्स है वो प्रेजेंट रहते हैं यमुना सब बेसन में। फिर आपका शारदा सब बेसन है। ग्लेशियर आइस डैम लेक जो है ओनली लेक है जो एंटायर गंगा रिवर बेसन में जो लोकेटेड है गंडक सब बेसन में। उत्तराखंड शेयर करता है 93.5% जो है लेक काउंट का, और फॉलो अप करते हैं 6.5% का हिमाचल प्रदेश में। हर ग्लेशियर लेक जो है वो 12 अल्फा न्यूमेरिक यूनिक ग्लेशियर लेक आईडी दिखता है। इसमें बड़े सारे एट्रीब्यूशन है जिसमें हाइड्रोलॉजिकल आता है, जियोमेट्रिकल आता है, जोग्राफिकल आता है, ट्रोपोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक आता है। इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है एटलीस्ट का वो यूज़ करते हैं एज अ रेफरेंस डेटा जो कैरी आउट करते हैं क्लाइमेट चेंज एनालिसिस, जिसमें आपका हिस्टोरिकल और फ्यूचर फंड टाइम पीरियड रहता है। प्रोवाइड करता है ऑथेंटिक डेटाबेस जो रेगुलर और पीरियोडिक मॉनिटरिंग चेंजेस पे। डिजास्टर मिटिगेशन प्लानिंग और रिलेटेड प्रोग्राम जो है सेंट्रल और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट का अथॉरिटीज़ का वो भी है। यूज़फुल रहता है, आइडेंटिफाई करता है क्रिटिकल ग्लेशियर लेक्स जैसे GLFO हो गया। प्रिपेयर करते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो कि हाइड्रोलॉजिकल बेसिस पर रहता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी थर्ड आर्टिक साइंस मिनिस्ट्रियल ASM3। इंडिया ने रिसेंटली पार्टिसिपेट करा है थर्ड आर्टिक साइंस मिनिस्ट्रियल ASM3। ASM3 है क्या? ये एक जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड है जो कि आइसलैंड ने करी है और जापान ने करी है। इसकी जो फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी वो एशिया में हुई थी, जो हाईलाइट करता है आर्टिक साइंस रिसर्च जो कि नॉन आर्टिक स्टेट्स ने कंडक्ट करा था। ASM1 और 3 जो है ASM1 हुआ था USA में 2016 में, और फिर ASM3 जो है 2 जो है इसका जर्मनी में हुआ था। ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वो है ये प्रोवाइड करता है बड़े सारे स्टेक होल्डर्स को, जैसे एकेडेमिया हो गया, इंडिजिनस कम्युनिटी हो गई, गवर्नमेंट को, कि वो इन्हांस कर सकते हैं कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग आर्टिक रीजन का, एम्फोसाइज कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं उनके साथ, कांस्टेंट मॉनिटरिंग हो सकती है, स्ट्रेंथन कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन। अगर बात करें इंडिया और आर्टिक की तो उनकी एक हिस्ट्री है कोऑपरेशन की जो हम इस टाइमलाइन में देख सकते हैं। जैसे 1920 में एक चीज़ साइन हुई थी जिसका नाम है सवलबार्ड ट्रीटी जो पेरिस में साइन हुई थी। उसके बाद 2007 में फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेडिशन भेजा गया था आर्टिक को, और फिर इस्टेब्लिश हुआ था 2008 में, एक साल बाद ही, रिसर्च बेस जिसका नाम था हिमाद्री। ये इधर ही है नॉर्वे में। ठीक है। इसके अलावा 2014 में डिप्लॉय करा था इंडियन आर्क मल्टी सेंसरी मोड ऑब्जर्वेटरी जो कि फर्स्ट जॉर्डन में थी। प्रोनाउंसिएशन शायद गलत होती है, आप देख लो ना। फिर 2 साल बाद 2016 में ये आपका गुरवे बैडिट एटमॉस्फेरिक लेबॉर्ट्री जो सेटअप हुई थी सोवाल बोर्ड में ही स्टैब्लिश हुई थी। इंडिया का एंगेजमेंट कैसा है आर्टिक के साथ? इंडिया एंजॉय करता है ऑब्जर्वर स्टेटस आर्टिक काउंसिल में 2013 से ही। आर्टिक काउंसिल क्या है लोगों को दिमाग में आ रहा होगा। आर्टिक काउंसिल एक हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो आर्टिक कोऑपरेशन के साथ सेटअप होती है। इसमें ट्विन मैंडेट होते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। मेंबर स्टेट्स की बात करें तो कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, रशिया, USA और आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन आती है इनकी मेंबर स्टेट में। फिर आपका रिसेंटली इनने ड्राफ्ट करा था आर्टिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो कि आउटलाइन करता है 5 पिलर्स इंडिया की आर्टिक पॉलिसी के थ्रू: साइंटिफिक रिसर्च, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, ग्लोबल गवर्नेंस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटी,
आर्टिक रीजन जो है आपका रीजन अबव द आर्टिक सर्कल है, नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड 66 डिग्री 34 नॉर्थ, जो इंक्लूड करता है आर्टिक ओशन नॉर्थ पोल के साथ, इसकी सेंटर जो है। नेक्स्ट है आपका न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है, डीप ओशन मिशन। ये कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव करा था डीप ओशन मिशन। मिशन का एम ये है, एक्सप्लोर करता है डीप ओशन जो रिसोर्सेज और डेवलप करता है डीप सी टेक्नोलॉजी जो सस्टेनेबल यूज पे है ओशन रिसोर्सेज पे। मिशन मॉडल प्रोजेक्ट जो है सपोर्ट करता है ब्लू इकोनॉमिक इनिशिएटिव। ब्लू इकोनॉमी एक सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक ग्रोथ का इम्प्रूव कर सकती है, लाइवलीहुड जॉब्स का। साइज जो है इंडिया में वो इसका 4% है जीडीपी का, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मिशन जो है ये फेज मैनर में होगा जो 5 साल की ड्यूरेशन में होगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसको नोडल मिनिस्ट्री माना है। मेजर कंपोनेंट्स की बात करें इस मिशन की, तो कंपोनेंट 1 है डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का जो डीप सी माइनिंग पे है। मैनर सबमर्सिबल हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मैन सबमर्सिबल लव कराया जाएगा ताकि वो कैर आउट कर सकते हैं 3 पीपल का डेप्थ पे, और इसका 6000 मीटर तक का रहता है ये। इसके अलावा इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम है जो माइन करता है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को सेंट्रल इंडियन ओशन में। सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज ऑब्जर्वेटरी सर्विसेज जो समझता है और प्रोवाइड करता है फ्यूचर प्रोजेक्शन, क्या क्लाइमेट वेरिएबल हो सकते हैं सीजन पे, डिटेक्ट कर सकता है टाइम स्केल। नेक्स्ट है आपकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो एक्सप्लोर करता है, कंजर्व करता है डीप सी बायोडाइवर्सिटी, बायोपर्सपेक्टिंग जो है डीप सी फ्लोर फौना जो है, माइक्रोब्स और स्टडी करता है सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन डीप सी बायो रिसोर्सेज का। नेक्स्ट है आपका डीप ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करता है पोटेंशियल साइट्स जो मल्टी मेटल हाइड्रो थर्मल का रहता है, सल्फाइड्स जो मिनरलाइज करता है, और इसको इसके साथ ही इंडियन ओशन और मिड ओशन रिजेस भी आती है। एनर्जी और फ्रेश वाटर आती है ओशन से, उसको स्टडी करता है, डिटेल इंजीनियरिंग डिज़ाइन बनाता है ऑफशोर ओशन थर्मल एनर्जी को, कंजर्वेशन पावर्ड डीसैलिनेशन प्लांट को। नेक्स्ट है आपका एडवांस मरीन स्टेशन जो कि ओशन बायोलॉजिकल पे है। ये डेवलप करता है ह्यूमन कैपेबिलिटी और इंटरप्राइज जो हर ओशन बायोलॉजी इंजीनियरिंग में होंगी, और ये ट्रांसलेट करता है रिसर्च को इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, प्रोटेक्ट करता है डेवलपमेंट। रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो 5 डीप एक्सपेडिशन है जो इसमें है। ये फर्स्ट मैन एक्सपेडिशन होगा जो सर्च करेगा डीपेस्ट पॉइंट जो हर वर्ल्ड के 5 ओशन में, ठीक है। एक्सपेडिशन जो है एक्सप्लोरर होंगे और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर कौन है इसमें, विक्टर वेसोकोवो, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अगेन देख लो ना, विक्टर वेसोकोवो। डीपेस्ट डाइव जो है आप देख सकते हो 5 ओशन में। मरीना ट्रेंच की 10,000 समथिंग है। उसके बाद जावा ट्रेंच जो ऑस्ट्रेलिया के पास है 7,100 कुछ है, और उसके बाद मॉली डीप आप देख सकते हो जो यूरोप के और ये क्या कहते हैं, यूरोप और ये के पास है। मॉली डीप 5,000 के आसपास है। साउथ अमेरिका के पास पेरोतो रिको ट्रेंच है 8,000 समथिंग, और फिर यूएसए के पास नॉर्थ अमेरिका में रैक ऑफ टाइटैनिक है 3,800, ठीक है। ये सोर्स है 5 डीप एक्सपेडिशन का। नेक्स्ट है अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में, पहला है हीट डोम नॉर्थ अमेरिका में। हीट डोम क्या है, एक एरिया है हाई प्रेशर का जो कि पार्क होता है उस रीजन में लाइक अ लिक्विड ऑन अ पॉट, ट्रैप करता है हीट को, और ये बेसिकली तब फॉर्म होता है जब लालीना आता है। और इस ईयर लालीना देखा गया था 2021 में, जब वाटर जो है कूल ईस्टर्न पैसिफिक में था और वार्म था वेस्टर्न पैसिफिक में। टेम्परेचर जो होता है डिफरेंस जो है क्रिएट करता है एक विंड और ब्लो करता है बहुत डेंस ज़्यादा। ट्रॉपिकल वेस्टर्न एयर ईस्टवर्ड होता है, वार्म एयर जो है ट्रैप हो जाती है जेट स्ट्रीम में, और जो करंट एयर स्पिनिंग काउंटर कर देता है, काउंटर क्लॉकवाइज हो जाता है, जो इस में बन के हीट डोम बन जाता है इसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है ट्यूबिसिटी करंट, ये एक वास्ट अंडर वाटर एवलांच है। ट्यूबिसिटी करंट जो 2020 में आया था वेस्ट अफ्रीका में, ये डीप कैनियन की वजह से हुआ था जो आपकी कॉन्गो रिवर पे हुई थी। ट्यूबिलिटी करंट एक रैपिड डाउन हिल होता है फ्लो वाटर का जो कि इंक्रीज डेंसिटी
की वजह से होता है जब हाई अमाउंट्स ऑफ सेडिमेंट्स होते हैं। ट्यूबिसिटी एक मेजर है लेवल ऑफ पार्टिकल्स का, जैसे सेडिमेंट्स हो गया, प्लैंकटन हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, प्रोडक्ट्स हो गए बॉडी में। इसके अलावा ट्यूबिसिटी करंट जो है अर्थक्वेक की वजह से आते हैं, कोलैप्स स्लोप्स के बारे में आते हैं, बड़ी सारी चीज़ों के वजह से आते हैं। और इसके अलावा जब सेट होते हैं मोशन में तो टर्बिड वाटर रश करता है डाउनवर्ड्स और ये चेंज करता है फिजिकल शेप ऑफ सी फ्लोर। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ है सदर्न ओशन, वर्ल्ड्स का 5th ओशन है ये। यहाँ पे नेशनल जोग्राफिकल सोसाइटी ने रीऑर्गेनाइज करा है सदर्न ओशन को एज अ वर्ल्ड 5th ओशन, जो एडिशन देता है पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्टिक ओशन। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है वाटर्स को जो सराउंड करता है अंटार्कटिका आउट ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, जो कि एक्सक्लूड करता है ड्रेक पैसेज, सुकोटिया सी। अनलाइक जो अदर ओशन है ये डिफाइंड है कॉन्टिनेंट में जो फेंस कर सकते हैं, ऐसे डिफाइंड है करंट चीज़ों में जिसका नाम है अंटार्कटिका सरकम पोलर करंट। सिग्निफिकेंस जो है इस क्लाइमेट रेगुलेशन में हीट डिस्ट्रीब्यूशन आता है, सपोर्ट करता है कोल्ड फ्रेजाइल मरीन इकोसिस्टम पे। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे मैप से, जो आपको मैप पे थ्रू दिख रहा होगा। ज़ीरो शैडो डे की बात करें तो रिसेंटली भुवनेश्वर में ज़ीरो शैडो डे विटनेस करा गया था। एक रेयर सेलेस्टिकल फिनोमिना है जहाँ पे कोई भी शैडो नहीं दिखती ऑब्जेक्ट की। ये फिनोमिना 2 साल मतलब साल में 2 बार होता है, जब सन अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई पे, और इस रीजन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के में रहता है। ठीक है, यहाँ पे सन जो है एग्जैक्टली ओवर हीट हो जाता है और जो शैडो होती है या ऑब्जेक्ट है डिसअपियर हो जाता है, इसकी वजह से ज़ीरो शैडो डे माना जाता है। अब नेक्स्ट है एक्लिप्स पे ही, लूनर एक्लिप्स और सुपर मून के बारे में है। तो लूनर एक्लिप्स होता है जब सन अर्थ मून स्ट्रेट लाइन पे होते हैं और ये इलेक्ट्रिक बनाते हैं, अर्थ जो है बीच में आ जाता है सन और मून के। ठीक है ना, तो अब जैसे आप देख सकते हो सन और मून का ये जो है आप देख सकते हो। तो बड़े सारे तरीके होते हैं, 3 टाइप के होते हैं एक्लिप्स। टोटल लूनर एक्लिप्स होता है जहाँ पे जो मून है वो एग्जैक्टली प्लेन होता है इलेक्टिव विद अम्ब्रे या इनर पार्ट ऑफ अर्थ शैडो जो फॉल करता है लूनर सरफेस पे। पार्शियल में जब मून जो है क्लोज रहता है, इलेक्टिव अम्ब्रा जो कवर करता है कुछ पार्ट लूनर सरफेस का पेनिम्बरल लूनर एक्लिप्स जहाँ पे जो मून है पास करता है तो पार्शियल शैडो अर्थ का। पेनिम्बरे, इसको प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकती है। सुपर मून कब आता है, जब फुल मून या न्यू मून क्लोज रहता है अर्थ के पेरिगी पे। तो आप ऐसे देख सकते हो डायग्राम से, तो आपको ये समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जब ये आपका अर्थ और जो सन है और मून के बीच में अर्थ है और वो कैसे अम्ब्रे और पेनिम्बरा होता है फॉर्म। ठीक है ना। समर सॉलिसिटर की बात करें, ये भी जो है मूवमेंट होती है यहाँ पे, पर यहाँ पे किसकी मूवमेंट होती है ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे होता है क्या है, समर सॉलिसिटर के केस में सन जो है डायरेक्टली रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और ये रहता है 2000 बोल रहा हूँ मैं, जो रहता है जून में रहता है हर साल 20 से 21 जो दिन होता है 20, 21 और 22 के टाइम पे। ये लॉन्गेस्ट डे माना जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो हम ही। तो आप देख सकते हो जैसे समर सॉलिस्टिस में क्या होता है, आप देखो तो अर्थ का जो हाफ हिस्सा है, मतलब जो नॉर्दर्न हिस्सा है वो सन की तरफ फेस कर रहा है। लेफ्ट में आप बिल्कुल देखो तो इस टाइम पे सॉलिस्टिस होता है जब अर्थ का एक्सेस जो है टिल्ट रहता है नॉर्थ पोल की तरफ जो सन को पॉइंट करता है, और साउथ पोल मतलब जो सदर्न हेमिस्फीयर है और 2 साइड देख रहा है। इसकी वजह से ये समर सॉलिस्टिस बनता है। अमाउंट ऑफ इनकमिंग एनर्जी होती है सन से इस डे में 30% ज़्यादा होती है नॉर्थ पोल में एज़ कम्पेयर टू द सदर्न पोल, और यहाँ पे नॉर्थ पोल में स्पेसिफिकली इक्वेटर में सबसे ज़्यादा होती है। तो वैसे आप देख सकते हो अगर विंटर सॉलिस्टिस की बात करें तो उल्टा ही हो जाता है बिल्कुल, जहाँ पे सदर्न जो है उसको ज़्यादा मिलता है। तो ये भी सीन रहते हैं ऐसे जो कि इंटरेस्टिंग रहता है क्योंकि हम इस दुनिया में रह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है प्रेडेटिव प्लैनेट्स पे, और ये रिपोर्ट है हम जो पढ़ने वाले हैं 2020 की रिपोर्ट है।
तो प्रोटेक्टेड प्लैनेट्स रिपोर्ट 2020 जो है प्लैनेट्स की बात करने वाला, ये यूएन ने निकाली है। यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। इसके अलावा IUCN में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी ने रिलीज़ करी इस रिपोर्ट को, प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2020। तो ये रिपोर्ट जो है वो बाइनल है, लैंडमार्क पब्लिकेशन है जो असेस करती है स्टेट ऑफ प्रोटेक्टेड और कंजर्व एरिया जो वर्ल्ड में है। जो प्रोटेक्टेड और कंजर्व एरिया है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जितने भी स्वीट्स हैं टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक सिस्टम में, जिसमें ये अचीव करते हैं और इफेक्टिव होते हैं कंजर्वेशन आउटकम्स पे, और प्रोटेक्टेड एरियाज प्रिवेंट करते हैं कोई भी स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन जो एक्सपीरियंस करते हैं लोअर लेवल ऑफ ह्यूमन प्रेशर दैन एक्सटर्नल एरियाज। 2020 का जो एडिशन है प्रोवाइड करता है फाइनल रिपोर्ट इस स्टेटस पे। आईसी बायोडाइवर्सिटी टारगेट 11 है और ये फ्यूचर को देखता है एज अ वर्ल्ड प्रिपेयर जो अडॉप्ट करता है नया पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ये फर्स्ट इन द सीरीज़ है जो इंक्लूड करता है बड़े सारे इफेक्टिव एरियाज बेस्ड कंजर्वेशन मेजर OECM, और ये प्रोटेक्ट करता है आपको एरियाज में। इसके अलावा जो अदर एफिशिएंट एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स है वो कंजर्वेशन डिजाइनेशन में होता है जो अचीव करता है इफेक्टिव इन साइटू कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। इसके अलावा यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोटेक्टेड एरियाज जो है कंजर्वेशन करते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैनेजमेंट ऑफ अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ OECM प्रोवाइड करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव जिसकी वजह से ये रिजल्ट करते हैं इफेक्टिव लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन आउटकम्स जो बायोडाइवर्सिटी की हैं। की फाइंडिंग क्या है इस रिपोर्ट की ये जानना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है हमारे लिए भी, कि इसमें इंक्रीज़ होता है एक तो प्रोटेक्टेड एरियाज OECM फॉर 82% जो कंट्रीज़ है टेरेस्ट्री है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने शेयर प्रोटेक्टेड एरियाज़ में। कवरेज जो होता है इसका OEC का 2010 से होता है। 2010 से प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो कवर करते हैं ऑलमोस्ट 21 मिलियन किलोमीटर्स का उन्होंने ऐड करा है ग्लोबल नेटवर्क पे, जिनमें एरिया जो कवर्ड है 42% है ऐड करते हैं 5 डिकेड में, जिसमें ग्रेटेस्ट ग्रोथ दिखती है और ये कोस्टल और माराइन एरियाज़ में रहते हैं। कनेक्टिविटी जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ या OECM का है वो इम्प्रूव हो रही है, फैसिलिटेशन करती है, मूवमेंट करती है स्पीशीज़ का जो मेंटेन करती है इकोलॉजिकल प्रोसेस। चैलेंजेस आइडेंटिफाई की बात करें, डेटा जो रिमेन होता है पुअर इफेक्टिवनेस गवर्नमेंट मैनेजमेंट प्रोटेक्टेड एरियाज़ में OECM का इंटीग्रेट करता है प्रोटेक्टेड एरियाज़ OECM लैंडस्केप पे या स्कीस्केप पे, ये डेवलप करती है सेक्टर जो क्रूशल रहता है। इसके अलावा पर्टिकुलर एफर्ट्स जो है रिक्वायर्ड है वो एक्सपेंड करते हैं मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो कि जाते हैं बियॉन्ड द कोस्टल वाटर्स। सजेशन की बात करें तो ग्रेटर एप्लीकेशन होनी चाहिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की, और यहाँ पे IUCN ग्रीन लिस्ट जो प्रोटेक्टेड एरियाज है कंजर्व्ड एरियाज़ का है वो इम्प्रूव सकता है गवर्नेंस मैनेजमेंट प्रोटेक्टेड एरियाज़ में और OECM में। जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं या OECM है वो वैरायटी दे सकते हैं गवर्नमेंट की रिजीम को, और यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी सारे ऑर्गेनाइजेशन है इंडिजिनस पीपल है लोकल कम्युनिटीज़ है वो भी काम कर सकती हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं इफेक्टिव नेशनल और ग्लोबल लेवल पे, जो रिकग्नाइज कर सकते हैं रोल ऑफ प्रोटेक्ट कर सकती है कंजर्व कर सकती है एरियाज जो प्ले कर सकते हैं नेचर बेस्ड सोल्यूशन क्लाइमेटिक चेंज को। इसके अलावा प्रोटेक्टेड एरियाज जो है कंजर्वेशन जो है एक्सपेंशन का वो अचीव हो सकता है पार्ट में, रिकग्नाइज करता है अकाउंटिंग जो एग्जिस्ट करती है बड़े सारे एफर्ट्स इंडिजिनस पीपल आपका लोकल कम्युनिटीज़ और प्राइवेट एक्टर्स। इसके अलावा अगर बात करें IC बायोडाइवर्सिटी टारगेट जो इम्पॉर्टेंट है 2010 में नगोया जो पार्टीज तो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने अडॉप्ट करा था स्ट्रेटेजिक प्लान बायोडाइवर्सिटी 2011 से लेकर 2020 तक 9 साल का ये 10 ईयर का एक फ्रेमवर्क था जो बड़े सारे एक्शन पे काम करता है जो कंट्रीज़ के स्टेक होल्डर्स पे बायोडाइवर्सिटी पे, और ये बेनिफिट देता है प्रोवाइड करता है लोगों को। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक प्लान है 20 एम्बिगुअस बट रियलिस्टिक टारगेट्स है IC बायोडाइवर्सिटी टारगेट वो अडॉप्ट करे गए थे। इसके अलावा IC बायोडाइवर्सिटी टारगेट कंजर्व करता है 17% लैंड और आइस इनलैंड वाटर इकोसिस्टम का, और यहाँ पे कोस्टल वाटर्स और ये ओशन है बाय 2020। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है रिपोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में जो रही है। पहली है ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक। इलेक्ट्रिक व्हीकल इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है, आप सभी को पता है टेस्ला वेस्ला आपने सुना होगा।
मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया है इंडिया में। यहाँ पे रिसेंटली एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव ने एक रिपोर्ट निकाली है, जो एनुअल रिपोर्ट है, जिसका नाम है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आउटलुक। तो वर्ल्ड में 10 मिलियन इलेक्ट्रिक कार्स रोड पे ये देखती है बाय द एंड ऑफ 2020। तो क्लोज टू 2.5% मार्केट शेयर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। और ये गवर्न करती है टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिनेरियो, जिसमें ग्लोबल ईवी फ्लीट है वो मार्केट शेयर पे पहुंच गया 12% का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिनेरियो, जिसमें ये इंश्योर करती है यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस हर के लिए बाय 2030। एफर्ट्स जो है शार्प रिडक्शन होना चाहिए एमिशन एयर पोल्यूशन का, और ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स होना चाहिए पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से। फैक्टर्स क्या है, सपोर्ट करती है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एडिशनल इंसेंटिव मिलता है सेफगार्ड ईवी सेल्स में, फ्यूचर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। यहाँ पे एक्सपैंड कर रहा है नंबर ऑफ ईवी मॉडल्स, जो कंटिन्यूस फॉल है बैटरी कॉस्ट पे। 5 मेजर बैरियर्स है। पहला है ऑब्वियसली चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, 4-5 घंटे लग जाते हैं उसमें चार्ज होते होते। सेकंड है करंट वेरिएशन नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं करता मार्केट डिमांड को। इनिशियल कॉस्ट जो है ईवी की ज़्यादा है। ऑपरेशनल इश्यूज़ है, जैसे लॉन्ग चार्जिंग बैटरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर में ये भी आ गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है क्योंकि बहुत कॉस्टली है। ठीक है। अनसर्टेन अंडर डेवलप पॉलिसी लैंडस्केप, अभी भी पॉलिसी इतनी डेवलप नहीं हुई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव क्या है, मल्टी गवर्नमेंटल फोरम है जो स्टैब्लिश हुआ था 2010 में। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल पे बात करता है। 15 कंट्रीज जो पार्टिसिपेट कर रही है वो है, उसमें इंडिया भी है शामिल, इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव में, अलॉन्ग विद EIE एक्टिंग एज ए कोऑर्डिनेटर। इसमें ये बेसिकली अडॉप्ट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्ल्ड वाइड। जो इनका कैंपेन है EV 30 की एटलीस्ट 30% न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स हो बाई 2030। EVI ग्लोबल EV पायलट सिटी प्रोग्राम भी है, जो प्लेटफॉर्म देता है ग्लोबल सिटीज़ को, कम्युनिकेट करता है, कोऑपरेट करता है, इंक्रीज़ करता है अपडेट ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इसके अलावा बड़ी सारी रिपोर्ट्स हैं, जो उसका लास्ट पार्ट है इसको भी ख़त्म करके हम फिनिश कर देंगे। तो पहली है वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। अब इम्पोर्टेंट इसमें ये है, पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। एनर्जी से रिलेटेड है तो कोई एनर्जी वाली ऑर्गेनाइजेशन होगी, ऐसे आप याद कर सकते हो। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, 1974 में आई थी, ऐसा आप याद कर सकते हो कि मतलब इमरजेंसी जब इंडिया में लगी थी उससे 1 साल पहले आई थी। ये कोऑर्डिनेट कर सकती है कलेक्टिव रिस्पांस टू मेजर डिस्ट्रप्शन सप्लाई साइड पे। की फाइंडिंग क्या है, 2021 में ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट जो है वो 1.9 ट्रिलियन से बढ़ गई है, रिबाउंड करती है 10% फ्रॉम 2020। रिन्यूएबल डोमिनेट करती है इन्वेस्टमेंट, न्यू आपकी पावर जनरेशन यह एक्सपेक्ट करती है अकाउंट्स का, जो 70% रहता है टोटल 2021 का टोटल USD 530 बिलियन जो स्पेंड होते हैं न्यू जनरेशन कैपेसिटी में। अपस्ट्रीम करता है इन्वेस्टमेंट ऑयल और गैस में, जो एक्सपेक्टेड है कि ग्रो कर सकते हैं 10% पे। ग्लोबल एमिशन जो है सेटअप करता है 1.5 बिलियन टन्स पे। इसके अलावा स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे UNEP जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड्स डिग्रेडेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ELD जो है ALD है, ग्लोबल स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। ग्लोबल इनिशिएटिव एस्टैब्लिशमेंट है, 2011 में है, यूनाइटेड नेशन ने बनाया था, कंजर्वेशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। सपोर्ट करता है ब्रॉड नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स जो अक्रॉस डाइवर्स फील्ड पे बात करता है नॉलेज की। रिपोर्ट हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन पे है, और ये मीट करता है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी और लैंड डिग्रेडेशन टारगेट। NBS जो है एक्शन प्रोटेक्ट करता है, सस्टेनेबल मैनेज करता है, रिस्टोर करता है नेचुरल और मॉडिफाइड इकोसिस्टम जो एड्रेस करता है सोसाइटल चैलेंज इफेक्टिवली, अडॉप्ट करता है, साइमल्टेनियसली प्रोवाइड करता है ह्यूमन वेलबींग और बायोडाइवर्सिटी बेनिफिट इसमें मिलते हैं। फाइंडिंग की बात करें, मोर देन हाफ जो वर्ल्ड का टोटल GDP है मॉडरेटली हाई डिपेंडेंट रहता है नेचर, एग्रीकल्चर, फूड, बेवरेज, कंस्ट्रक्शन में, जो लार्ज सेक्टर्स पे रहते हैं डिपेंड करते हैं नेचर पे। इसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली 133 बिलियन ईयर जो है इसका पर ईयर फ्लो होता है NBS में, और ये यूज़ करता है 2020 एज अ बेस ईयर, जिसमें पब्लिक फंड भी आता है, जैसे 86% होता है यहाँ पे
और प्राइवेट फाइनेंस होती है 14% की। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी लैंड डिग्रेडेशन टारगेट जो है मीट करते हैं अगर एनुअल इन्वेस्टमेंट जो है एनबीएस का ट्रिपल होगी बाय 2030, इंक्रीज करते हैं 4-fold बाय 2050 फ्रॉम द करंट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। करंटली पब्लिक सेक्टर जो है स्पेंड करता है एनबीएस में, डोमिनेट होता है यूनाइटेड स्टेट्स पे और चाइना में। करंटली ये फॉलो अप करता है जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा जो बात करें ग्लोबल असेसमेंट जो है रिस्क ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में गैर, ये पब्लिश करा गया था यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे। गैर एक स्पेशल रिपोर्ट है डॉट 2021 में, जो कि एक्सप्लोर करता है सिस्टमैटिक नेचर और ब्रॉड उसके जो इम्पैक्ट है अचीवमेंट ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर रिस्क रिडक्शन होता है एसडीजी गोल इसका, ह्यूमन एंड इकोसिस्टम हेल्थ वेलबींग है। यूएनडीआर ओवरसीज इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क का, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रहता है इसमें 2015 से लेकर 2030 तक की। फाइंडिंग क्या है इसकी, 20 मिलियन पीपल अक्रॉस अफ्रीका और मिडिल ईस्ट है वो ब्रिंक पे आ गए थे स्टारवेशन की, जिसकी वजह से ड्रॉट आ गए थे। 700 मिलियन पीपल जो है रिस्क में है बीइंग डिप्लेस्ड, जिसकी वजह से ड्रॉट आ सकते हैं बाय 2030। 2/3 ऑफ द वर्ल्ड जो है अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन पे है 2025 पे। स्पेसिफिक फाइंडिंग की बात करें तो इफेक्ट्स जो है सीवियर ड्रॉट की इंडिया की जीडीपी में वो एस्टिमेट करिए 2 to 5%। डेक्कन रीजन जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखता है जिसमें सीवियर ड्रॉट आते हैं। सिग्निफिकेंट ड्रॉट कंडीशन जो है पाई गई थी एवरी 3 years डेक्कन प्लेटो में, जिसकी वजह से लार्ज स्केल माइग्रेशन और डेजर्टिफिकेशन आते हैं। ओवर डिपेंडेंस ग्राउंड वाटर रिसोर्स या लैक ऑफ वाटर रिटेंशन स्ट्रक्चर जो है, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता है वनरेबिलिटी इंडियन सिटीज़ में जो सीवियर ड्रॉट इवेंट्स पे आता है। इसी के साथ ही ये न्यूज़ खत्म होती है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।